प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी का एमए संस्कृत स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पीएचडी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है। डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला का संस्कृत में स्पेशलाइजेशन है। मीमांसा दर्शन, धर्मशास्त्र, संस्कृत भाषा अध्ययन और वैदिक एवं पुराण अध्ययन उनका स्पेशलाइजेशन है। हाल ही में संतोष जी, आपके वहाँ कोई आवाज आ रही है ज्यादा? जी आवाज आ रही है, कुछ मेरे यहाँ तो नहीं आ रही है, किसी पार्टिसिपेंट के यहाँ से आ रही है। जी जी जी। अब संतोष कुमार शुक्ला जी, आप स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज जेएनयू के डीन हैं और स्कूल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस जेएनयू के डीन भी है। आपने अब तक 9 किताब और 45 पेपर संस्कृत अध्ययन के संदर्भ में लिखे हैं। साथ ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के 11 वॉल्यूम भी आपने लिखे हैं। आप रूपा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली के एसोसिएट एडिटर भी है। आपके 21 पीएचडी के शोध छात्र ने पीएचडी पूर्ण किया है और 18 छात्र एमफिल के हैं। आपने 250 से ज्यादा सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप भी किया है। आप कई संस्थान में एकेडमिक एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज और इंडिक कल्चर कमेटी वगैरह में आप मेंबर हैं। उनका अब विस्तृत वर्णन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संतोष कुमार शुक्ला जी ने जो कहा कि संक्षिप्त में परिचय देना आवश्यक है, तो एक और आखिरी बात मैं कर देता हूँ। संतोष कुमार शुक्ला जी ने एकेडमिक पर्पज से यूके, अमेरिका, कनाडा और टोबागो एवं नॉर्थ आयरलैंड में एकेडमिक रिसर्च के लिए आपने इतने देश के प्रवास किए हैं। तो ये छोटा सा परिचय मैंने आपका दिया है, बाकी आपका विस्तृत परिचय हम सभी आपके व्याख्यान से कर पाएंगे। इसलिए मैं आज भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत एवं भक्तराज दादा खातर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज गरडा में आपका भारतीय ज्ञान परंपरा, पुराण एवं इतिहास विद्या के आज के व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश भाई। अभी आपने सर का संपूर्ण परिचय मैंने देखा था कि सर ने बोला है संक्षिप्त में परिचय देना है। मैं आपको बता दूं कि उसका परिचय सर का तो एकेडमिक परिचय तो खूब लंबा सा है और ये बहुत विद्वान है। अभी हम हमारे कॉलेज के आचार्य साहिब श्री हिम्मत भाई सेंझड़िया को विनंती करते हैं कि वो सर का कॉलेज की ओर से शाब्दिक स्वागत करें। श्री सेंझड़िया सर, हमारे आचार्य साहिब श्री। नमस्कार। भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत एवं भक्तराज दादा खाचर विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज गरडा के संयुक्त विधान में आयोजित इस संगोष्ठी संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा, पुराण, इतिहास विद्या के उपलक्ष्य में आज की संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एवं मुख्य मेहमान प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी, संकाय प्रमुख जेएनयू नई दिल्ली, सभी स्टाफगण, संयोजक डॉक्टर चौहान, डॉक्टर कुबावत और सभी विद्यार्थीगण। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष कुमार जी का मैं संस्था की ओर से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश में मनाए जा रहे संस्कृत सप्ताह के मौके पर आज के इस कार्यक्रम में माननीय वक्ता से भारतीय ज्ञान परंपरा, पुराण के विषय पर हमें ज्ञानान्वित करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्राचीन भाषा संस्कृत को सीखने और बढ़ावा देने का आह्वान किया है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत देश की संस्कृति, सभ्यता व कई भाषाओं का आधार भी है। संस्कृत देश की प्राचीन भाषा भी है। ऐसे में हम संस्कृत को सहजता के साथ लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लें
फिर से मैं आज के वक्ता महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य साहब श्री संजड़िया सर से। अब हम बहुत अपना लंबा न करते हुए हम श्री सर को ही विनंती करते हैं, संतोष जी को, कि वो आज के टॉपिक जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा पुराण एवं इतिहास विद्या के, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे विद्यार्थियों और हमें थोड़ी बात करें। जी जी, शुक्ला जी। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तयामा मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परम श्रद्धेय डॉक्टर हेमंत सिजरिया जी, आचार्य श्री एवं कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय राजेश चौहान जी, हितेश कुबावत जी, आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात एवं भक्त राजदादा खाचर विनयन एवं वाणिज्य कॉलेज गड्डा के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम समायोजित किया है। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूं और मुझे यहाँ कुछ कहने का अवसर दिया है, इसके लिए आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं। आज का जो हम लोगों का विषय है संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में, आप जानते हैं कि भारत में संस्कृत सप्ताह केवल भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में रक्षाबंधन के दिन, श्रावणी पूर्णिमा के दिन हम लोग संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। जब भारत सरकार ने केंद्रीय संस्कृत शिक्षा बोर्ड बना 1970 में, तो आदरणीय कर्ण सिंह जो कश्मीर के महाराजा धीराज थे और केंद्रीय मंत्री थे उस समय, तो उन्होंने उस समय केंद्रीय संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने सोचा कि हर भाषा के लिए, अन्य अवसरों के लिए एक दिन निर्धारित है, तो संस्कृत के लिए भी एक दिन निर्धारित होना चाहिए। तो श्रावणी पूर्णिमा जो है हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन हम वेदारंभ करते हैं। तो वेदारंभ के दिवस पर वेद रक्षार्थ हम पूरी प्रतिज्ञा करते थे और स्वाध्यायोद्धेतव्य की हमारी वैदिक परंपरा। तो उन्होंने संस्कृत रक्षा के लिए हम लोग प्रतिज्ञा लें, रक्षाबंधन के दिन यह दिवस संस्कृत का, कि संस्कृत रक्षार्थ, क्योंकि हम संस्कृत की रक्षा यदि करेंगे तो हमारी रक्षा होगी, हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, भारतीय परंपरा की रक्षा होगी, भारतीय ज्ञान चिंतन की जो समृद्ध श्रृंखला है उसकी रक्षा होगी। इसीलिए तब से संस्कृत दिवस, संस्कृत सप्ताह और संस्कृत मास, संस्कृत वर्ष 2001 में हम लोग संस्कृत वर्ष भी मनाए थे। पूरे वर्ष अनेक कार्यक्रम आयोजित देश भर में हुए थे। तो आज जरूरत है कि हम इस अपनी प्राचीन धरोहर, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, अन्य भाषाओं के बारे में लोग कहते हैं लेकिन प्रमाण पूर्वक इसके अनेक प्रमाण हैं कि यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसमें जो साहित्य है ऐसा समृद्ध साहित्य अन्य किसी भाषा में नहीं है। तो यद्यपि इसका किसी से कोई विरोध नहीं है, सबको जोड़ने वाली ये भाषा है, सबको साथ लेके चलने वाली ये भाषा है। तो उसी परंपरा में हम सब लोग, क्योंकि संस्कृत का ऐसा नाम जैसे है, इसी से पता चलता है कि न ये केवल किसी एक देश की भाषा है, न किसी एक प्रदेश की भाषा है। जैसे भाषाओं के नाम से ही पता चलता है, जर्मन भाषा तो जर्मनी की, फ्रेंच भाषा फ्रांस की, लेकिन संस्कृत भाषा किस देश और किस प्रांत की? यह अखिल ब्रह्मांड की भाषा है, संपूर्ण विश्व की भाषा है। तो जिस प्रकार भारत के लोग संस्कृत के प्रति श्रद्धा
और अभिमान रखते हैं, उसी तरह से दुनिया के लोग भी संस्कृत के प्रति श्रद्धा और अभिमान का भाव रखते हैं। अनेक विद्वानों ने अपना संपूर्ण जीवन संस्कृत पढ़ने, पढ़ाने, शोध करने में लगा दिया, भारत के लोगों ने भी और विदेश के लोगों ने भी। तो हमें भी उसका अनुकरण करना चाहिए। और संस्कृत पढ़ने से न केवल अपनी परंपरा का बोध होता है, अपितु दुनिया की भाषाओं को समझने में, दुनिया की संस्कृति को समझने में कोई ऐसा शास्त्र नहीं, ऐसा विषय नहीं है जिसको हमें समझने में संस्कृत से सहायता न मिलती हो। इसीलिए संस्कृत का महत्व है और पूरी दुनिया इसको स्वीकारती है। और संस्कृत दिवस, इसीलिए यह विश्व संस्कृत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। केवल एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसके अनेक कार्यक्रम होते हैं। आज इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत और इस महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम हो रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव और स्वाभिमान की बात है। मैं आप सभी के प्रति अत्यंत साधुवाद समर्पित करता हूं। आज का जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और पुराण इतिहास विद्या। भारतीय ज्ञान परंपरा आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य विषयों में यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य शिक्षा धारा में उपयोग होना चाहिए। जो भी हम विषय पढ़ते हैं, चाहे हम वाणिज्य पढ़ें, चाहे हम कला पढ़ें, चाहे हम इतिहास पढ़ें, चाहे हम भूगोल पढ़ें, चाहे हम विज्ञान पढ़ें, भारत की एक विस्तृत ज्ञान परंपरा है। आप स्वयं देखिए, जब इस देश में अंग्रेज लोग नहीं आए थे, 150 वर्ष हुआ इस देश में आधुनिक शिक्षा अथवा उच्च शिक्षा। 150 लगभग 150 वर्ष के आसपास हुए। पहला विश्वविद्यालय बना था, चेन्नई में बना था, कलकत्ता में बना था, मुंबई में बना था। ये 3 प्रमुख विश्वविद्यालय पहली बार स्थापित हुए। उसके बाद अन्य विश्वविद्यालय धीरे धीरे, ये थे आधुनिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र। विदेशी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन अध्यापन होता। तो आप स्वयं देखिए कि इसके पहले भारत में हम क्या पढ़ते थे, क्या शिक्षा धारा थी, हमारे लोग इतने विद्वान कैसे हुए थे? क्योंकि जो भी विदेशी आते थे, उन लोगों को, जो विदेशी यात्री हैं, उन लोगों ने भारत के ज्ञान और भारत के ज्ञानियों की बड़ी प्रशंसा की। हमारी ज्ञान परंपरा, तो हम लोग भाषा विज्ञान में, माने व्याकरण में, साहित्य में, दर्शन में, इतिहास में, विज्ञान में, रसायन शास्त्र में, हमारे एक से एक अद्भुत विद्वान लोग हुए। एक से एक ग्रंथ रत्न लिखे गए। नालंदा हो, विक्रमशिला हो, तक्षशिला हो, बल्लभी हो, उदंतपुरी हो, ये सब हमारे विद्या के केंद्र थे। बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, लोग आके पढ़ते थे। देश दुनिया से लोग आते थे, पूरे एशिया से आते थे लोग यहाँ पढ़ने। तो हम विद्या के केंद्र थे। हमारी तो जो संस्कृति है, ज्ञान आधारित संस्कृति है। हमारी ज्ञान ही मुख्य है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ये हमारी परंपरा है। तो हम लोग ज्ञान देते थे, दुनिया भर में ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे और लोग पढ़ने आते थे। तो आप सोचिए कि हम क्या पढ़ाते थे। तो हम सारे शास्त्र पढ़ाते। जो आधुनिक विषय आजकल हम पढ़ते हैं, ये सारे विषय हम अपने यहाँ पढ़ाते थे और दुनिया भर के लोग आते थे। गणित शास्त्र में हमारे अनेक आचार्यों ने ऐसे ग्रंथ रत्नों का प्रणयन किया कि ऐसे ग्रंथ आज भी दुर्लभ हैं। भाषा विज्ञान का क्षेत्र हो, दुनिया के लोग जब संस्कृत व्याकरण देखे तो कहे कि ये तो दुनिया के मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी उपज है, अष्टाध्यायी। तो ऐसे विद्वान पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, वराहमिहिर, कौटिल्य, ऐसे एक से अद्भुत विद्वान, कालिदास, भवभूति,
ऐसे कवि भास का जो नाटक है दुनिया का उपलब्ध संस्कृत भाषा का प्रथम नाटक, इससे पुराना कोई दुनिया में नाटक उपलब्ध नहीं। तो हम सब ज्ञान परंपरा में बहुत आगे थे, लोग आके पढ़ते थे और ये सब निशुल्क विद्या के केंद्र थे। हम लोग कोई पैसा नहीं, ज्ञान के लिए आज भी हम पढ़ाते हैं तो बड़े संकोच से पैसा लेते हैं। ये तो अंग्रेज लोगों ने ये नौकरी की प्रथा शुरू कर दी पढ़ाने की, नहीं तो हम ज्ञान निशुल्क ज्ञान देना, वो भी पैसा लेना, ये हमारी परंपरा नहीं थी। तो हमारे विश्वविद्यालयों में लोग आते थे, पढ़ते थे। कुलपति उसको कहते थे जो 10,000 विद्यार्थियों के रहने भोजन की व्यवस्था करता था, उसको कुलपति कहते। जब हम नालंदा के इतिहास को देखते हैं, बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में बहुत प्रतिष्ठित। आप जानते हैं कि चीन से कितने विद्यार्थी आते थे, कितने चीन यात्रियों ने उल्लेख किया है। तो वहां एक एक विद्वान थे जो विभिन्न शास्त्रों के ग्रंथों के बड़े बड़े पांडित्यपूर्ण व्याख्यान करते थे। वहां जो संदर्भ, वहां सामग्री मिली है जिनसे इतिहास लिखा गया है कि कुछ विद्वान 10 ग्रंथ आद्यंत पढ़ाते थे, कुछ 15 पढ़ाते थे, कोई 25 पढ़ाता था, कोई 35 पढ़ाता था, कोई 50 ग्रंथ आद्यंत पढ़ाते। ऐसे ऐसे हमारे विद्या के केंद्र थे। तो ये हमारी ज्ञान परंपरा थी और हम दुनिया भर में इससे हमारा महत्वपूर्ण स्थान था। ज्ञान के क्षेत्र में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन देश परतंत्र हुआ, बहुत चीजें बदल गई, अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने हमारी ज्ञान परंपरा सारी बदल दी। नई तरीके से पढ़ने लिखने सोचने का ढंग आया, समाज बदलता है, नए नए विषय आते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों ने अपना छोड़ दिया पढ़ना लिखना, अपनी ज्ञान परंपरा से अपरिचय हो गया। आधुनिक तो हम पढ़े लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा से परिचय नहीं। तो जो शिक्षा नीतियां बनी, राधा कृष्णन कमीशन 1948 में बना, इसके बाद कोठारी कमीशन हुआ, नई शिक्षा नीति आई राजीव गांधी जी के जमाने में। लेकिन जिस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा का उपयोग होना चाहिए, इस तरीके से शिक्षा नीतियों में आया नहीं। लेकिन अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, यह अद्भुत है। इसका यह प्रमुख विषय है कि हम लोग इतने ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट थे, तो उन ज्ञान परंपराओं को आज की शिक्षा धारा में जोड़ा जाए, उनका उपयोग किया जाए। यदि कोई गणित पढ़ता है तो भारत में गणित के जो की परंपरा है, इतने ज्ञान ग्रंथ है, उनको जोड़ा जाए, उनसे भी विद्यार्थी परिचित हो। यदि ये दोनों जोड़ के पढ़ेंगे तो एक नए ज्ञान का सृजन करेंगे। तो इस शिक्षा नीति के ये दो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक तो भारतीय ज्ञान, जितने भी विषय हम पढ़ते लिखते हैं उसमें इस भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ना है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा देना। हम लोग अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं तो दूसरी की भाषा में क्या हम मौलिक चिंतन कर सकते हैं? दूसरे के सिद्धांत पढ़ करके क्या हम मौलिक चिंतन कर सकते हैं? हम लोग अपनी भाषा में नए सिद्धांत, नए आविष्कारों को जन्म देंगे। इसीलिए इस शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा को, नीचे से लेकर ऊपर की शिक्षा को भारतीय भाषाओं में देने के लिए, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो, इसके लिए अवसर बनाया गया है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को सब जगह जोड़ा जाए, जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं उनमें जोड़ा जाए। ये इस शिक्षा नीति की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। दो और विशेषताएं, एक विशेषता ये भी है कि इस शिक्षा नीति ने यह लक्ष्य रखा है कि उत्कृष्ट शिक्षा सभी जगह तक पहुंचे, गरीब से गरीब व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुंचे। ये न हो कि लोग, कुछ ही लोगों तक उच्च शिक्षा। इसीलिए चाहे
हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश करके किसी न किसी प्रकार से हम उत्कृष्ट शिक्षा सब तक पहुंचाएं, ये संकल्प लिया है। इसी के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए कोई उत्कृष्ट विश्वविद्यालय है तो वहां केवल 50 लोग पढ़ रहे हैं। यदि उस भाषण को, उस व्याख्यान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कर दिया जाए तो देश भर के कोई भी विद्यार्थी वो ज्ञान ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से इसको जन जन तक, जो भी विद्यार्थी जिन जिन विषयों को पढ़ना चाहते हैं उनको मिले और सुलभ हो और बहुत धन खर्च न करना पड़े। दूसरा कि ऐसी शिक्षा हो कि हम पढ़ करके नौकरी मांगते रहें कि हमें नौकरी दे दीजिए। हम खुद इतना समर्थ हो, आत्मनिर्भर बने कि हम खुद ऐसे सृजनकारी चिंतन को जन्म दें और हम आत्मनिर्भर बने। क्योंकि दुनिया भर में जितने लोग पढ़ते हैं, कोई भी सरकार इतना सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी क्षेत्र में इतने रोजगार नहीं है कि जितने लोग पढ़ते हैं उनको दे दिया जाए। खुद बनाना पड़ता है, सृजन करना पड़ता है, आत्मविश्वास लाना पड़ता है। इसलिए इस शिक्षा नीति ने ये भी कि विद्यार्थियों में ऐसा ज्ञान बांटा जाए, ऐसी शिक्षा धारा दी जाए कि जिससे वो आत्मनिर्भर बने और खुद कुछ पुरुषार्थ करके ऐसे क्षेत्रों में जाएं जिससे कि अपना भी विकास करें और देश का भी विकास करें। इस प्रकार से यहाँ चिंतन किया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है कि उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जहाँ पर रहते हैं उन्हीं की देवता भी सहायता करते हैं। तो हम लोग, हमारे देश के यदि सारे युवा, हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी, हमारे अध्यापक उत्साह, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम से संपन्न होंगे तो हमारा संपूर्ण मानव जगत का हम विकास करने में अत्यंत समर्थ होंगे। तो इस प्रकार से इस शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को डाला गया है और जोड़ने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। और सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को कहा गया है कि आप इसको नए ढंग से पाठ्यक्रमों का सृजन करिए। मेजर माइनर सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ये जो विभागीय बंटवारे हैं, ये कला क्षेत्र है, ये विज्ञान का, सब कोई कुछ पढ़ सकता है। यदि कोई फिजिक्स में ऑनर्स कर रहा है, फिजिक्स में मेजर कर रहा है, उसकी इच्छा है कि हम संगीत सीखें, एक पेपर हमारा इतिहास का रहे तो माइनर में ले सकता है। पहले ये संभव नहीं था। तो जिस क्षेत्र में वो अपना उत्कृष्टता देना चाहे वो दे सकता है। इस प्रकार का चिंतन इस शिक्षा नीति में हुआ है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा को चारों ओर जन जन तक फैलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर इस शिक्षा नीति में दिया गया है। इसके लिए हम लोग अत्यंत सरकार के ऋणी हैं कि सरकार ने इन विषयों पर सोचा है और ऐसे उत्साहवर्धक नीति को बनाया है। जब यह नीति क्रियान्वित होगी तो जरूर 10-15 वर्षों में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति होगी और हम शिक्षा के ऐसे बड़े केंद्र बनेंगे कि जहां दूसरे देशों से जैसे पहले लोग आकर के पढ़ते थे, उसी तरह से बड़ी मात्रा में विद्यार्थी यहाँ आएंगे और अध्ययन करेंगे। हम यहाँ से विदेश नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। इस प्रकार का इसमें चिंतन किया गया। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को आज की शिक्षा धारा में मुख्य रूप से जोड़ने के लिए यह प्रयास। तो कितनी है भारतीय ज्ञान परंपरा के कितने विद्या स्थान है? तो 14 का नाम तो आप सब जानते हैं। 14 विद्याएं, अष्टादश विद्याएं, 20 विद्याएं, जितने भी डिसिप्लिन है। अब मान लीजिए जैसे हम कहते हैं
धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र एक विद्या हमारे यहाँ है, लेकिन आज की विद्या में देखें तो उसमें कल्चरल स्टडीज है, उसमें लीगल स्टडीज है, उसमें रिचुअल कंपैरेटिव रिलीजन है। ऐसे 10 विषय उसके अंदर हैं। जो आजकल हम 10 अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, वो 10 विषय एक धर्मशास्त्र में। आयुर्वेद पढ़ते हैं, अष्टांग आयुर्वेद आप जानते हैं। तो जितने 8 अंग अलग अलग आज मेडिकल के क्षेत्र में जितने डिसिप्लिन है, वो सारे डिसिप्लिन एक आयुर्वेद डिसिप्लिन में पढ़ाए जाते थे। एक गंधर्व वेद में जितनी कला के विषय थे वो सब आते थे, वो उसमें है। तो हम इनको 14 विद्याओं के अंतर्गत इनको कहते हैं पुराणम न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। ये 14 विद्याएं हैं। पुराण विद्या, पुराण और इतिहास एक ही विद्या है। न्याय जिसको कहते हैं लॉजिक, तर्कशास्त्र, इतना महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ 6 स्कूल है तर्क के। तो आज जो लॉजिक हम पढ़ते हैं, वेस्टर्न लॉजिक पढ़ते, इंडियन पढ़ते नहीं। तो जब भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा जाएगा तो आप वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक दोनों को जब पढ़ेंगे तो आप क्यों उत्कृष्ट बनेंगे? क्योंकि वेस्टर्न विद्यार्थी तो केवल वेस्ट का पढ़ेगा। आप वेस्ट भी जानेंगे और ईस्ट भी जानेंगे, तो आप जहां अपने विषय को प्रस्तुत करेंगे, आप नए ज्ञान का सृजन करेंगे, नए सिद्धांतों को जन्म देंगे। इस प्रकार का हम लोगों का उद्देश्य है इस देश की शिक्षा नीति का, कि सारी ज्ञान परंपराओं, तो पुराण, न्याय, मीमांसा। मीमांसा को हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जिसके द्वारा रूल्स का इंटरप्रिटेशन होता है। जब लीगल जज जो होते हैं, वकील जो होते हैं, ये जो कानून बनते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसको कहा जाता है मीमांसा। ये मीमांसा जुडिशरी में जब हम लीगल सिस्टम में इसको पढ़ेंगे तो सोचिए कि कितना हम नया काम कर सकते हैं, नए ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। इसी प्रकार धर्मशास्त्र के अंतर्गत लीगल स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, कंपैरेटिव रिलीजन, बहुत सारे विषय उसके अंदर आएंगे जिनको हम आज आधुनिक विषय के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये सब ज्ञान परंपरा के हमारे क्षेत्र हैं। शिक्षा, फोनेटिक्स जिसको हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं, शिक्षा, कल्प माने रिचुअल्स, जो रिचुअल्स की हिस्ट्री है। जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो कल्चरल और रिचुअलिस्टिक मैपिंग करते हैं। ये सब विषय पूरे दुनिया के जो कल्चर्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो कर्मकांड हैं, उनको जानना, कंपैरिजन करना, ये लोग एंथ्रोपोलॉजी वाले करते हैं, सोशियोलॉजी वाले करते हैं। ये सब विषय उसमें आया है। कल्प, छंद, मीटर के आधार पर उसमें गणितीय तत्व। ज्योतिष इतना अद्भुत शास्त्र है, ज्योतिष पर लोग विवाद करते रहते। ज्योतिष उसे कहते हैं सूर्यादि ज्योतिषी अधिकृत। इसको सूर्य आदि के विषय में जो अध्ययन किया जाता है उसी को ज्योतिष कहते हैं। एक खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोफिजिक्स है, तो एस्ट्रोनॉमी है। इसको पढ़ने का जो आधुनिक विषय है, उनके साथ इनको जोड़कर जब हम पढ़ेंगे। निरुक्त, इटमोलॉजी, ये भी लिंग्विस्टिक्स का विषय है। व्याकरण, ग्रामर, दुनिया का हम भाषाओं, बहुत सारी भाषाएं जिनके ग्रामर नहीं, उनका ग्रामर हम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे विद्या स्थान है। दंड नीति है, पॉलिटी है, जिसको हम पॉलिटी में, इन हिंदू पॉलिटी एक ग्रंथ के.पी. जायसवाल ने लिखा था। उसके पहले ब्रिटिश लोग कहते थे कि इंडियन लोगों को पॉलिटी नहीं आती, ये अपना देश नहीं चला सकते हैं, इसलिए हम इनका देश चला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक से एक अद्भुत ग्रंथ हैं जिन पर लोगों ने काम नहीं किया है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कौन कौन से हो सकते, कौन कौन से ग्रंथ हैं, इनको जब हम पढ़ेंगे,
मुख्य धारा में हमारे विद्यार्थी जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं केवल वेस्टर्न पढ़ते हैं, जब इंडियन पढ़ेंगे तब आप देखिए कि उनकी उत्कृष्टता क्या होती है। तो हम ज्ञान के क्षेत्र में अपने विद्या स्थानों का प्रयोग करेंगे तो हम नए भारत का, नई ज्ञान परंपरा का सृजन करेंगे जो विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैक्स मूलर ने एक बार आईसीएस ऑफिसर्स को लंदन में लेक्चर दे रहे थे, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर होते थे, इंडिया में आते थे, तो उनको भारत के बारे में उन्होंने व्याख्यान दिया। यद्यपि मैक्स मूलर कभी भी भारत नहीं आए थे और भारत के ग्रंथों का अध्ययन करते थे, यद्यपि उनके दृष्टिकोण हमसे भिन्न है, लेकिन जो उन्होंने अच्छी बातें कही हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने व्हाट कैन इंडिया टीचर्स ए लेक्चर सीरीज दिया, वो ग्रंथ छपा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया का चाहे दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे गणित का क्षेत्र हो, चाहे लाइफ साइंस का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, बिना भारत की ज्ञान परंपरा को जाने पढ़े हम नहीं कुछ कर सकते। इसलिए इन भारत की ज्ञान परंपराओं का बहुत महत्व, उन आईसीएस ऑफिसर को कह रहे हैं कि ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, इसलिए इनके संरक्षण का आप जब भी जाइएगा तो इनके संरक्षण के लिए उपाय करिएगा, इनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था करिएगा। और दुनिया के विद्वानों को कहा कि इसके बिना आप दुनिया का इतिहास नहीं लिख सकते। किसी भी विषय, किसी भी क्षेत्र में, केवल हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ही नहीं कह रहे हैं, ज्योग्राफी की का भी इतिहास बिना इनके ज्ञान परंपरा से नहीं हो सकता। तो हम जब इन शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही हम चमत्कृत होंगे। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, ये जो वार्ता शास्त्र है जिसमें हम वाणिज्य पर पढ़ते हैं, टैक्सेशन पर व्यवस्था, जो वित्त की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर हमारे ग्रंथ। मैं ये सब बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप समझिए, जो भी शास्त्र आप पढ़िए, आप सोचिए कि भारत में क्या क्या इस विषय में लिखा गया था। तो हमारी जो उपलब्ध प्राचीन भाषाएं हैं, पाली है, प्राकृत है और संस्कृत, इन तीनों में बहुत बड़ी मात्रा में ग्रंथ उपलब्ध है जिनको हम लोगों ने छोड़ रखा है। हम पढ़ते नहीं, हम वही पढ़ते जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, और उनको आधा अधूरा पढ़ करके ये समझते हैं कि हम इन सब विषयों का आविष्कार, चिंतन केवल विदेश में हो। लेकिन जब हम अपना पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जिस चिंतन को अभी हम पढ़ रहे हैं, यह चिंतन कम से कम 2000, 2500, 3000 वर्ष पहले भारत में किया जा सकता। इसके कहने से एक गौरव का भाव होता है। हम पुनः उस समाज में, उस भारत में नहीं लौट सकते। भारत जो आज का है यही भारत रहेगा, लेकिन जो आगे का आने वाला भारत है उसको हम उत्कृष्ट बना सकते हैं, विश्व का नया निर्माण कर सकते हैं इस ज्ञान के आधार पर, क्योंकि हम ज्ञान के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं। तो ज्ञान का, हमें ज्ञान के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट बनना है, और बनने के लिए अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपना जो पावर है, उसका आज के चिंतन के साथ जोड़ना और नया कुछ बनाना, ये हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य से बार बार मैं आपको इस पर जोर दे रहा हूं कि आप जरूर सोचिए, देखिए, बहुत सारे इतिहास ग्रंथ हैं, जो भी आप शास्त्र पढ़ते हैं उसके बारे में सोचिए कि भारत में क्या लिखा गया, भारत में इस विषय के कौन कौन से विद्वान थे। आजकल तो गूगल है, गूगल में सर्च करिए, विकिपीडिया में देखिए, बहुत सारे विषय आपको मिलेंगे जिनको जानना है। इतिहास विद्या, पुराण विद्या भी उन्हीं में से एक विद्या है। इस विद्या के बारे में आधुनिक विद्वान कहते थे कि भारत के लोग इतिहास लिखना नहीं जानते, इनका अपना कोई इतिहास नहीं। तो अंग्रेजों ने हमारा इतिहास लिख दिया। अब आप जानते हैं कि कोई भी आक्रमणकारी
कोई भी विदेशी व्यक्ति जो आप पर शासन कर रहा है वो कैसे आपका सही इतिहास लिख सकता है, आपके बारे में सही जानकारी कैसे दे सकता है। कभी तो कुछ जानबूझ करके गलत लिखते हैं और कभी ईर्ष्या द्वेष भर द्वेष से लिखते हैं और कभी अज्ञान में लिखते हैं, लेकिन सही नहीं लिख सकते। तो हम लोग अपनी ज्ञान परंपरा में जो इतिहास और पुराण विद्या है इसको देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि भारत का इतिहास कितना पुराना है। लोग पूछते हैं कि भारत कितना पुराना है, तो आजकल के पढ़े लिखे विद्यार्थी बोल देते हैं कि भारत तो 1947 में बना, उसके पहले भारत था ही नहीं। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति किसके लिए लिखा गया? तो जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तब हमें भारत का स्वरूप, आज जो भारत का स्वरूप बहुत छोटा है, जम्बू द्वीप क्या है, सप्तद्वीपा वसुंधरा क्या है, इनको भारतवर्ष क्या है। अब देखिए, हमने दुनिया का पहली बार भूगोल अपने पुराणों में लिखा। पुराण इतिहास विद्या जो है ये सृष्टि का विवेचन करती कि सृष्टि कैसे हुई। तो सृष्टि में लोगों का इतिहास, वनों का इतिहास, पर्वतों का इतिहास, नदियों का इतिहास, पहाड़ों का इतिहास, लोगों का इतिहास, भोजन पान का इतिहास, परंपरा का इतिहास, राजाओं का इतिहास, ज्ञानियों का इतिहास, ऋषियों का इतिहास, ग्रंथों का इतिहास हमारे पुराण इतिहास में लिखा गया। जो लोग मानते हैं कि भारत यह देश 1947 में बना, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, उनके लिए तो पीछे कुछ है ही नहीं। लेकिन जो मानते हैं कि हमारी हजारों लाखों वर्ष का इतिहास है, कैसे? हम रोज संकल्प लेते हैं, संकल्प, ये भी पुराण का विषय है। रोज संकल्प लेते हैं, ओम तत्सत अद्य एतस्य ब्रह्मणा अहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। तो आप सोचिए, कल्प है, मनवंतर है, संवत्सर है। अब हम लोग 4 युगों की कल्पना है, मनवंतर है, 14 मनवंतर है। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, ये 7वां है, 6 मनवंतर बीत चुके हैं। और एक मनवंतर में 4 चतुर्युगी के 71 चक्र, 71 चक्र चलते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी के चक्र चलते हैं। और एक चतुर्युगी 43 लाख वर्षों से अधिक। आप सोचिए कि वैवस्वत मनवंतर का अभी 28वां चक्र चल रहा है, 71 चलना है, और 6 मनवंतर बीत चुके हैं जिसके 71 चक्र पूरे हो चुके। तो हम कितना करोड़ों वर्षों का हमारा इतिहास। अब हमको वो विदेशी कहते हैं आपको कितना पीछे रख दें, 2000, 5000, 4000, 3000, उनकी मान का है कि हमारा काल बताएं, क्योंकि उनका बेचारे का अपना काल तो कुछ है ही नहीं, डार्क एज है, उनको खुद पता नहीं। तो हमारा काल, हम लोगों ने सप्तद्वीपा वसुंधरा की कल्पना पुराणों में। ये जो पुराण इतिहास विद्या है ये बहुत पुरानी विद्या, जितना पुराना वेद उतनी पुरानी यह इतिहास पुराण विद्या। तो इसके ये लोग सोचते हैं, जो ये लोग मतलब जब हम अपना नहीं जानते हैं, जैसे हम अपने घर में क्या क्या सामान रखा है यदि हम ना जाने, तो कोई बाहर वाला व्यक्ति कहे कि आपके घर में कुछ भी नहीं है और मैं मान लूं कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है,
क्योंकि हमने अपने घर में देखा ही नहीं कि क्या है। तो आज हमारी वही स्थिति है। हमें लोग बता देते हैं कि आपकी भाषा खराब है तो हम मान लेते हैं, आपका व्याकरण खराब है तो मान लेते हैं, आपका इतिहास खराब है तो हम मान लेते हैं। हमें ये पढ़ना है। तो इतिहास पुराण विद्या ये विद्या है और ये इसमें लाखों वर्ष का इतिहास है। अब कोई कहे इतना पुराना तो नहीं हो सकता, तो कितना हो सकता है? कहे हमको तो इतना नहीं लगता। तो आपके लगने न लगने से मेरा इतिहास डिसाइड होगा? विष्णु पुराण आप देखें, विष्णु पुराण में 14 जो सप्तद्वीपा स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के बेटे का नाम ध्रुव और प्रियव्रत के 10 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। तो 7 पुत्र राज्य काज में इच्छा थी और 2 की तो 3 की नहीं थी। तो उन्होंने प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को इस सप्त द्वीपा वसुंधरा दी, एक एक पुत्र को एक एक द्वीप दिया। ये लिखा है विष्णु पुराण में। और सब लोग अलग अलग द्वीपों में अपनी प्रजा सेना लेकर के अलग अलग द्वीपों में गए। जम्बू द्वीप आग्निध्र को दिया और जम्बू द्वीप के आग्निध्र के 9 पुत्र थे। तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए, उनको 9 वर्ष कहते हैं। उसमें से 1 वर्ष भारतवर्ष। तो आग्निध्र ने 9 पुत्रों को दिया, 1 पुत्र को भारतवर्ष दिया। भारतवर्ष के अंदर 9 खंड थे, उसमें से 1 खंड था भरत खंड। जिस भरत खंड में को हम कहते थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आदि ये देश भरत खंड थे। कुमारीतः गंगायाः प्रवाहावधि पुराण में लिखा। उस भरत खंड के भी खंड हो गए। अब हमारे पास बचा है इंडिया, उसको हम कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत। तो भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, अखंड भारत, बृहत्तर भारत, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो थी, इस सब वहां हमारी संस्कृति के सूत्र अभी 2री शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक सारे साउथ ईस्ट एशियन देशों में संस्कृत के प्राकृत के मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन उपलब्ध है। तो इन पुराणों के आधार पर हम अपना भूगोल, दुनिया का भूगोल बताते। दुनिया के नदियों का, दुनिया का नक्शा पुराणों से पहले किसी भी लिटरेचर में नहीं बताया गया। तो आपको केवल भारत का ही नहीं, दुनिया का इतिहास लिखना हो, आप विकिपीडिया में पढ़िए कि हिस्ट्री राइटिंग कितनी पुरानी है। आज आप लोग आर्टिकल देखिएगा कि कौन सबसे पहले इतिहास लिखा, तो उनका इतिहास और हमारा इतिहास। तो हमारा इतिहास हमने केवल अपना नहीं लिखा, दुनिया भर का हम लिखते रहे हैं, दुनिया भर में जाते रहे हैं ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए। तो इस तरह से हमारा ये जो पुराण वाङ्मय है ये वैदिक काल से चला और पढ़ा जाता था। छांदोग्योपनिषद में सनत कुमार से नारद जी पूछते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ाई की? तो कहा भगवो ऋग्वेदम अध्येमि, सामवेदम, अथर्ववेदम, इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम। इतिहास पुराण ये जो 5वां वेद है उसको भी मैंने पढ़ा। इस प्रकार से ये पढ़ने लिखने की परंपरा में थी। इस पुराण के अनेक कल्प, एक था वैदिक कल्प, वेद काल में एक पुराण थे। बाद में वेद व्यास ने इसको 18 संहिताओं में विभक्त किया। श्लोक है एक, आख्यानैश्च उपाख्यानै गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः पुराण संहिताम चक्रे पुराणार्थ विशारद। तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, उनके पिताजी का नाम था पराशर, पराशर के पिताजी का नाम था शक्ति और शक्ति के पिताजी का नाम था वशिष्ठ। ये सब पुराण के वेत्ता आचार्य थे। तो उसमें से वेदव्यास ने एक पुराण को 18 भागों में विभाजित किया। तद अष्टदशधा कृत्वा भूलोकेस्मिन् प्रकाश्यते।
तो उन्होंने अष्टादश संहिताएं बनाई। उसमें आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि, ये पुराण जो थे ये ज्ञान को लोक तक पहुंचाने के साधन थे। जैसे सब लोग गुरुकुल जाके पढ़ नहीं पाते, गुरुकुल में रहना, 12 वर्ष रहना, गुरु की सेवा करना, जैसे गुरु जी कहें वैसा आचरण करना, एक कठिन जीवन होता था। भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग करके स्वयं खाना, गुरु जी को खिलाना, एक कठिन जीवन था। तो सब लोग गुरुकुल नहीं जाते थे, तो इनका ज्ञान कैसे होगा? तो पुराण माध्यम था, पुराणों का प्रवचन होता था, वेदों का अध्ययन और पुराणों का प्रवचन। लोक में लोग पुराण का प्रवचन करते थे, बोलते थे, और इस पुराण में भारत की सारी विद्याएं, ग्रामर, पोएटिक्स, लिटरेचर, ये सब आख्यान के माध्यम से। आजकल सबसे अच्छी मेथोडोलॉजी, किसी चीज को कहानी, कथा कहानी के माध्यम से यदि हम वाणिज्य सिखा दें, साइंस सिखा दें, तो सबसे अच्छी टीचिंग मेथोडोलॉजी कहलाती है कि हम हंसते खेलते स्टोरी के माध्यम से कोई कठिन से कठिन विषय समझा दें। तो पुराणों में ये विषय बताए गए, 5 विषय थे। सर्ग, सर्ग माने सृष्टि। आज भी साइंस, इस समय 2 रिसर्च चल रहे हैं। एक रिसर्च है दुनिया कैसे बनी, सृष्टि कैसे हुई, सूरज कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, चंद्रमा कैसे बना, ये कब बना, कैसे चल रहे हैं, इनका अंत कैसे होगा। ये सृष्टि, इस सृष्टि का कैसे दुनिया बनी, ये फिजिक्स इसी में लगा है। बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े यंत्र लेके बैठे हैं कि ऊपर क्या है, क्या चल रहा है। एक रोज आता कि आज एक नया ग्रह मिल गया, एक नई तत्व मिल गई। इस सृष्टि, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड का आधार क्या है। जैसे देखिए, अब हम आज तो स्पेस सेंटर में जाते हैं, स्पेस सेंटर में जाते हैं तो पृथ्वी किस तरह से चक्र लगा घूम रही है, ये तो आजकल फोटो देख लेते हैं। आप सोचिए, इसी तरह से सारे अपनी अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जिसमें परिक्रमा कर रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड का आधार का क्या है, इसको कहते हैं सृष्टि। और ये सृष्टि और प्रलय, ये दोनों का इतिहास, तो पुराण का ये पहला विषय है सृष्टि, दूसरा है प्रलय। इनको यदि हम स्टोरी के माध्यम से बताएं, सर्ग को बताएं आख्यान के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से, गाथा के माध्यम से, रिचुअल्स के माध्यम से, तो ये पुराणों ने किया। कठिन से कठिन विषय पढ़ाया, सृष्टि पढ़ाई, प्रलय पढ़ाया, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, राजाओं का इतिहास पढ़ाया। आप देखिए, आज के इतिहासकारों ने कहा कि पहले तो गौतम बुद्ध, उसके पूर्व कुछ इतिहास मानते नहीं थे, कहते थे वो प्रोटो हिस्ट्री है। अभी आजकल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बाद कुछ नहीं मानते, कहते प्रोटो हिस्ट्री है। तो आप सोचिए, रामायण महाभारत के पात्र इनके हिस्टोरियन के लिए हिस्टोरिकल नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष भर्तृहरि, इनके लिए हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन लोक में, इतिहास में है। तो इसीलिए जो वंश है, वंश माने 2 तरह के, राजवंश और ऋषि वंश, जो ज्ञान दिए उनका इतिहास, वशिष्ठ का इतिहास, विश्वामित्र का इतिहास, कपिल का इतिहास, कणाद का इतिहास, जैमिनी का इतिहास, इतिहास के किताबों में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्मृति में इतिहास है। इतिहास हमने कहां से सीखा? पुराणों से। इतिहास, पुराण का प्रवचन हुआ और लोगों की स्मृति में आज इतिहास है। इसीलिए हम मानते हैं जो इतिहास किताबों में रहता है वो तो कुछ दिन का इतिहास होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्मृति में, हमारी स्मृति में जो इतिहास है वो अमिट है। तो भारत की जनता जो थी, अनादिकाल से पुराण प्रवचन के माध्यम से सारी ज्ञान परंपराओं को सुनती थी। हम भले ही कोई व्यक्ति लिखना नहीं जानता है, लेकिन वो अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, ज्ञान संपन्न है। वो अपना इतिहास जानता है, अपनी कला जानता है, अपनी संस्कृति जानता है। तो हम उनको
अज्ञानी नहीं कह सकते कि उनको ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानी है, भले ही साक्षर नहीं है। साक्षरता लिखने पढ़ने की ये तो 5 दिन के प्रयास से आदमी लिख सकता है, लेकिन ज्ञान, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी लिख सकता हूँ, अंग्रेजी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पंजाबी नहीं लिख सकता क्योंकि गुरुमुखी सीखा नहीं, तो इसका क्या हम अज्ञानी हो गए? तो इसलिए हमें लिखना चाहिए, लिखना आना चाहिए, लेकिन जो ज्ञान है ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। उन पंच ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान का ग्रहण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। अब सूंघ करके जिसका ज्ञान होगा वो देख के उसका ज्ञान नहीं होगा। इनको सोर्सेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय। तो इससे लोगों ने सीखा। तो पुराणों में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर काल का इतिहास ये बताया गया। और लोक में बहुत सारी ज्ञान परंपराओं को, सारी ज्ञान परंपराओं पुराणों के माध्यम से बताया गया। तो अष्टादश पुराण व्यास जी ने किया। व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण थे, उन्होंने पुराणों का प्रचार किया, उन्होंने भी संहिताएं बनाई। उनके पुत्र उग्रश्रवस, उन्होंने, तो अनेक लोगों ने अपनी अपनी संहिताएं बनाई और खूब प्रचार प्रसार किया। इसीलिए आजकल पाठ भेद बहुत मिलता है कि वेदव्यासी वाली संहिता है या लोमहर्षणी वाली है कि उग्र सर्वसी वाली है। ये मौखिक परंपरा में थे, इसीलिए पाठ भेद मिलते रहते हैं। तो लेकिन ये सब अपनी ज्ञान परंपरा। तो 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 18 औपपुराण है, स्थल पुराण है, जाति पुराण है, सरस्वती पुराण। जैसे गुजरात में स्थल पुराण, जाति पुराण लिखने की बड़ी परंपरा है। गुजरात में बहुत सारे मिडिवल पीरियड में पुराण लिखे गए। तो इतना बड़ा पुराण वांग्मय है, लगभग 150-200 पुराण हैं, अपनी आज भी उपलब्ध है, जैन परंपरा में लिखे गए आज भी। तो ये जो विद्या है ये लोक का सारा विवरण रखती है। तो कब से रखा जा रहा है? बहुत प्राचीन काल से। तो हमें यदि भारत का कुछ भी जानना है, अब मान लीजिए श्रावणी पूर्णिमा का महत्व क्या है, ये आपको जानना है। विदेश में है, अमेरिका में, कहां से पता चले? पुराण से। तो भारत की सभ्यता संस्कृति का स्रोत, इंसाइक्लोपीडिया है पुराण। इसके बिना एकादशी नहीं जान सकते। एकादशी कहां से जाने? एकादशी का महात्मा कहां से पढ़ा जाएगा? आपको प्रभास क्षेत्र को जानना है, कौन सी किताब पढ़ेंगे? आज का प्रभास क्षेत्र का फोटो खींचने से थोड़ी पता चलेगा कि प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व था। अब मोदी जी ने जो मुख्य प्रमुख क्षेत्र थे उनका वैभव पुनः वापस लाने के लिए अनेक प्रकार प्रयास किए हैं। देखिए वहां सोमनाथ में श्री कृष्ण जी का जहां पर अंतिम अवसर रहा, उस क्षेत्र को कितना सुंदर बनाया गया। ये सब बात कहां से पता चली? पुराणों से। हर पुराणों में ये विषय हमारा लिखा गया। तो इतना बड़ा पुराण साहित्य। अब आज के हिस्टोरियन इसको इतिहास नहीं मानते, इसको कहते हैं मिथ है, ये सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं सही है भाई? कहा कि हमको लगता नहीं। तो आपके लगने से क्या होता? हम मानते हैं और हमें किसी का परवाह नहीं करना चाहिए। हमें इनको पढ़ना चाहिए, इनको देखना चाहिए और अपने को जानना चाहिए। हम जो एक विदेशी विद्वान कहते हैं कि जब हमारी फिजिकल सर्वाइवल की समस्या खत्म हो जाती है, फिजिकल सर्वाइवल का मतलब होता है कि भोजन, कपड़ा, मकान, रहने की जब व्यवस्था हो जाती, क्योंकि पहले हम इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हम कहाँ रहें, नौकरी लग जाए, कपड़ा अच्छा मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी हो जाए। जब ये फिजिकल सर्वाइवल की समस्याएं समाप्त हो जाती तब हम सोचते मैं कौन हूं। यदि आप सोचे मैं भारतीय हूं, भारत हूं, तो क्या है भारत? कितनी उसकी बाउंड्री थी। अब ये बात यदि आप जानना है, पाणिनि का गांव कहाँ था, तक्षशिला कहाँ थी, तो हम तो कभी कभी एकदम से उठते हैं तो मुझे चाणक्य की याद आ रही कि चाणक्य तक्षशिला में बैठे हैं और मगध के राजा से कह रहे हैं
कि अखंड भारत की रक्षा के लिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए। और देखते देखते देखिए भारत, हमारा भारत कैसे बिखर गया, ये हमारा भारत पुनः अखंड कैसे होगा, ये स्वप्न हम सब के मन में रहता है। ये हमारी भूमियां जहां हमारे ऋषियों ने तपस्या की, वो कैसे हम सब एक साथ एक संस्कृति के लोग हम हैं, तो हम कैसे मिलेंगे, कैसे हमारी ये जोड़ होगा, हमारे सहयोग समन्वय कैसे बनेगा। तो ये बात यदि हम अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सोचते हैं, अपनी भाषा के बारे में सोचते हैं, तो इनका उत्तर हमें चाहिए। और ये उत्तर कहाँ से मिलेगा? पुराणों से मिलेगा, अब इतिहास से मिलेगा, रामायण से मिलेगा, महाभारत से मिलेगा। रामायण महाभारत को हम इतिहास और पुराण कहते हैं। इतिहास हम दो तरह के लिखते थे, इतिहास परक क्रिया पुराकल्प। राजशेखर है, बड़े विद्वान थे, 11वीं शताब्दी के राजशेखर, बहुत बड़े कवि थे और वो भारत की सब भाषाएं जानते थे। और महाकवि कैसा होना चाहिए, कितनी भाषाएं, कितनी संस्कृति, कितना ज्ञान, ये सब लिखते थे। तो उन्होंने लिखा है कि इतिहास गतिर्द्विधा परक क्रिया पुराकल्प, एक नायिका और बहुनायिका। यदि हम इतिहास लिखते हैं गुजरात इन 2021, तो ये हम ग्रंथ लिखते हैं कि 2021 में गुजरात, तो इसमें शिक्षा के भी लोग आएंगे, राजनीति के भी आएंगे, खेल के भी आएंगे, वाणिज्य के भी आएंगे, व्यवसाय के भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, श्रमिक भी आएंगे, सबका आएगा। सबका कोई ना कोई आप सिलेक्शन करेंगे कि इस घटना को ले लें, इसको ले लें, ये ले लें। फिर अपने मान लीजिए आप 20-25 घटनाओं को लिए, 250-300 पेज की बढ़िया एक किताब तैयार किए और लिखे गुजरात इन 2021। ये इसमें एक नायक नहीं है, इसमें अनेक फील्ड के अनेक लोगों को आपने लिया है, सबका वर्णन किया है। तो ये बहुनायका है, ये भी इतिहास है। एक नायका, एक व्यक्ति के ऊपर आपने लिखा, उस व्यक्ति का क्या उस पीरियड में योगदान रहा। तो हमको अपने नगर का, अपने गांव का, अपने लोगों का, अपने परिवार का इतिहास लिखिए। अब आप ये सोचिए कि ये काल, यही काल तो अखंड है और निरंतर प्रवहमान है, चल रहा है हमारे सामने। हम ना रहे, लेकिन 25वीं शताब्दी आएगी तो 25वीं शताब्दी के लोग पूछेंगे कि भाई आपने क्या लिखा, हमारे पूर्वजों ने क्या लिखा, क्या इतिहास लिखा, क्या अपने बारे में बताया था। हम अभी सोचते हैं इसका क्या महत्व होगा, लेकिन इसका भी आप अपने महाविद्यालय का इतिहास लिखिए, आप अपने परिवार का इतिहास लिखिए, अपने गांव का इतिहास लिखिए। तो हम आगे की पीढ़ी, इसी तरह से लोग काव्य, नाटक, ये सब माध्यम थे जिनसे हम इतिहास लिखते थे। हर्षचरित, विक्रमांक देवचरित, बिल्हण कल्हण ने इतनी रचनाएं की ऐतिहासिक। हमें भी गुजराती में, संस्कृत में, बंगला में, मराठी में, गुजराती में लिखना चाहिए और जो है उसको संग्रहित करना चाहिए। गुजरात के प्रत्येक जनपद का इतिहास लिखना है। अंग्रेजों ने लिखा, गजट बनाया, और वो क्योंकि उनको जानना होता था कि इस जनपद का मुझे शासन करना है, तो हम जाने कि इस जनपद में क्या है, कितने हैं, क्या यहाँ की परंपरा है, कौन ग्रंथ है, कितनी बाउंड्री है, इस सब हम जानते नहीं। हम अपने गांव के ही बारे में नहीं जानते। तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना, जितने पौराणिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, क्योंकि हर क्षेत्र में इनसे हमें सीखना है। इसीलिए इनका उपयोग करना, पढ़ना। हम तो कभी कभी विद्यार्थियों को कहते हैं कि भाई आपने, हम जानते हैं पढ़ा नहीं, छुआ है कि नहीं, भागवत पुराण छुआ है कि नहीं, विष्णु पुराण देखा है कि नहीं, स्कंद पुराण देखा कि नहीं, जिसमें प्रभास खंड का वर्णन है, वो पृष्ठ उल्टे की नहीं। तो हमें लाइब्रेरी में देखना चाहिए। अपना इतिहास है, अपनी गौरव गाथा है। इसीलिए इन तीर्थों का इतिहास, व्रतों का इतिहास, दान का इतिहास, ये सब भक्ति का इतिहास, हमारे आइडियाज की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, विचारों का इतिहास, रिचुअल्स का इतिहास,
कर्मकांड का इतिहास, ये सब कहाँ से लिखा जाए? अब कोई कहे कि हमारी इंडिया तो 1947 में बनी, उसी के बाद का इतिहास हम लिखेंगे, उसके पहले तो हम जानते नहीं। तो ऐसे लोगों से क्या बात करना, ऐसे लोगों को क्या समझाना? लेकिन हम तो उस परंपरा के वाहक हैं जो हमारी अनादि सनातन परंपरा है, जिनके ये गौरव ग्रंथ हैं जो पाली, प्राकृत और संस्कृत में सन्निविष्ट है। उन परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना और पढ़ना है। सदाशिव, अनंत सदाशिव अल्तेकर एक थे, बड़े भारी हिस्टोरियन थे। उन्होंने लिखा कि यदि हम महाभारत की वंशावलियां, अब देखिए महाभारत में कितने राजा लोग आए। कल मैं गया था हरियाणा, गाड़ी से गया रोहतक, तो उस क्षेत्र में होते हुए जा रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यही भूमि है जहां पर महाभारत हुआ था, जहां पर पानीपत हुआ था, 3 लड़ाइयां हुई थी, मराठे लोग आए थे, उनकी गौरव गाथा का इतिहास वही जमी, आज वही लोग हैं। तो इसी तरह से आप अपनी भूमि, भारत भूमि पुण्य भूमि है, इसके एक एक कण, इसके गायंती देवा, विष्णु पुराण ने बहुत गीत गाए हैं कि भारत कितना दुनिया में, क्यों भारत इतना महत्वपूर्ण है। कर्म भूमि रही, एक कर्म भूमि। कर्म भूमि का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति अपने कर्म को जानना चाहता, मेरा कर्म क्या है। कल रक्षाबंधन, तो भाई बहन का संबंध इतना महत्वपूर्ण होता है, ये अन्य किसी संस्कृति में नहीं है, भारत की संस्कृति। भारत के पुराणों में कि हम पिता पुत्र के संबंध की, पिता की आज्ञा का पालन करना, ये मेरा परम कर्तव्य। वहां एक जगह लिखा है रामायण में, एक जो आधुनिक भारत में एक फादर कामिल बुलके हुए क्रिश्चियन पादरी थे, राम कथा पर बहुत बड़ा शोध किया उन्होंने, और वो आए भारत में विदेश से। तो उन्होंने कहा कि हम रामायण के बारे में एक बात पढ़ के बहुत प्रभावित हुए। वो ये बात थी कि पिता पुत्र के संबंध पर इतना बड़ा ये ग्रंथ, दुनिया के हम किसी लिटरेचर में माँ बेटे के संबंध पर तो पढ़ा, लेकिन बेटा और पुत्र के, पिता और पुत्र के संबंध पर कोई लिटरेचर में हमने नहीं पढ़ा। रामायण में ही, इसी के कारण मेरे रामायण पर भक्ति हुई और वो रामायण पर रिसर्च किए, हिंदी सीखे, और अंतिम समय तक वो रामायण अपने दोहावली और गीतावली, उनका जब अंतिम एम्स में मरे तो उनकी शिष्या थी, वो हिंदू थी, तो वो कहीं कि हम उनके पास अंतिम समय में गए तो उनके तकिए के नीचे तुलसीदास की गीता, दोहावली, गीतावली, ये दोनों वहां पड़ी थी। तो और अंतिम समय में जहां उनकी समाधि है, रामचरितमानस की एक चौपाई उन्होंने सेलेक्ट की थी। वही मैं केवल ये बता रहा हूं कि एक विदेशी हमारी इस परंपरा, इस विचार से इतना प्रभावित हो करके और अपने जीवन में उसको रखा। तो उसी में रामायण का एक प्रसंग है जिसका उल्लेख कंब पुराण में है कि दशरथ कहते हैं कि मैं कैकेयी की बात नहीं मान सकता था, कह देता कि कैकेयी जो है कि मैं नहीं मानूंगा, और ये हो सकता था, लेकिन मैं क्यों माना? इसलिए माना कि जब ये प्रतिज्ञा मैं दे रहा था, शपथ ले रहा था, और उस कक्ष में, क्योंकि राम कैकेयी के बहुत प्रिय थे, तो उस कक्ष में राम थे, और कैकेयी ने कहा था कि आप बाद में मुकर सकते हैं कि हमने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी, तो आप शपथ लीजिए। तो उन्होंने राम की शपथ ली थी, कहा कि मैंने राम की शपथ ली थी, और यदि मैं प्रतिज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो हमारे राम को कुछ ना हो जाए।
हमें राज्य से नहीं, हम तो ये तुरंत बदल सकते थे, लेकिन हमने राम की ही कसम खाई थी, यदि हमारे राम को कुछ हो गया तो हम क्या करें। तो ऐसे ऐसे सांस्कृतिक सूत्र, सांस्कृतिक मूल्य इन पुराणों में, इन ग्रंथ रत्नों में है। इतना व्यापक साहित्य है, रामायण, महाभारत, पुराण और हमारे धर्मशास्त्र। एक विदेशी विद्वान हुए H.H. विल्सन, वो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले संस्कृत के प्रोफेसर बने। ये सब लोग विदेशी थे, इनकी दृष्टि भी विदेशी थी, भारत को दूसरे ढंग से देखते थे, धर्म प्रचार करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जो इस विषय में काम किया, तो उन्होंने लिखा कि हम पुराणों पर काम करना चाहते हैं और एक माइन्यूट इंडेक्सिंग तैयार करना चाहते हैं, हर एक पुराण में क्या है। और उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया है, यहाँ विद्वान लगाए, कुछ विदेशी लोगों को लगाया, भारत में आ करके, और विष्णु पुराण का उन्होंने पहला अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया। इस पुराणों में सबसे पहला वो ट्रांसलेशन उन्होंने किया, और सारे पुराणों का वो करना चाहते थे, लेकिन नहीं आगे कर पाए। लेकिन विदेश में पुराण स्टडीज उन्हीं के माध्यम से शुरू हुई, और बहुत लोगों ने पुराण के, अभी जर्मनी से एक ऑनलाइन बिब्लियोग्राफी ऑन एपिक एंड पुराणा, एक विश्वविद्यालय ने बड़ा प्रोजेक्ट लेके 2 भागों में छापा। तो दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं, हम ही लोग कम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। तो इस विद्या को पढ़ना। एक और हिस्टोरियन थे हरिप्रसाद शास्त्री जी, उन्होंने लिखा है, उनके स्टेटमेंट को मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि पुराण वाङ्मय बहुत विशाल है। 18 महापुराण में 4 लाख श्लोक हैं। इनके अतिरिक्त 18 उपपुराण हैं एवं 18 औपपुराण हैं, और इनके अतिरिक्त भी कुछ पुराण हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 100 के आसपास होती है। यदि हम मान लें प्रत्येक पुराण में 20,000 श्लोक हैं और 100 पुराण हैं, तो इनकी संख्या बनी 20 लाख। यदि 4,000 श्लोकों का एक खंड प्रकाशित करें तो पुराण वाङ्मय 500 खंडों में प्रकाशित होगा। 500 खंड में ये पुराण वाङ्मय प्रकाशित होगा, और इसके अध्ययन शोध के लिए पूरे जीवन का समय चाहिए, लेकिन अभी तक इसके लिए किसी ने अपना जीवन नहीं लगाया है। हम लोग इतिहास संकलन, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के माध्यम से एक हम लोगों ने भारतीय पुराण अध्ययन संस्थान बनाया, और यही उद्देश्य है कि जितने पुराण उनका अच्छा प्रामाणिक एडिशन, उसका ट्रांसलेशन, टीकाओं को का संकलन, टीकाओं के माध्यम से अनुवाद। अब हम कब तक कहते रहेंगे कि विदेशी लोगों ने मेरा गलत अनुवाद किया है, ऐसे किया है। तो ये सब हमें करना है, और भारतवर्ष के सभी प्रांतों के लोगों को जोड़ना है। जो भी इस विषय में रुचि रखते हैं उनको सबको जोड़ करके, जो हमारी ये ज्ञान परंपरा है, बहुत अद्भुत रत्न है, इनको हमें इकट्ठा करना है और देश समाज के लिए इसको आज के प्रसंग में उपयोगी बनाना है, और इन ग्रंथों की सुरक्षा करनी है, इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। अधिक समय लिया आप लोगों का, इन्हीं शब्दों के कहने के लिए तो बहुत है। मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक 2 घंटे आराम से कक्षा में हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को इतने देर तक हम नहीं परेशान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत और इस महाविद्यालय के आचार्य श्री और सभी के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमें यह मौका दिया और आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक मेरे विचारों को सुने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। विना वेदम, विना गीताम, विना रामायणीम कथाम, विना कविम कालिदासम, भारतम भारतम नहीं, भारतम भारतम। जय तु संस्कृतम, जय तु। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपका दिल से स्वागत है। और आपने जो बात कही है विश्व संस्कृति दिवस के ऊपर कि हमारी एक
एक्चुअल में जो संस्कृत हमारा है वो क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारा पुराण भी क्या है, उसके बारे में आपने बहुत विशेष बात हमको ज्ञान हमको हमको सब हम सभी ने ज्ञान आपसे लिया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री राजेश भाई से विनंती करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम के आभार विधि करें और कार्यक्रम का अंत की ओर ले जाए। श्री प्रोफेसर राजेश भाई चौहान। नमस्कार। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी ने आज हमें भारतीय ज्ञान परंपरा पुराण इतिहास विद्या के विषय में बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया। आपने विश्व कैसी बनी, सृष्टि की आपने अच्छी से बात की, विचारों के इतिहास की आपने बात की, साथ में हमारी जो आख्यान परंपरा है उसकी भी आपने बात की, सर्ग प्रतिसर्ग, प्राचीन विश्वविद्यालयों की विशेषता की आपने बात की, आपने नई शिक्षा नीति की विशेषता की भी बात की, और साथ में भारतवर्ष, नवखंड और 14 विद्या की भी आपने बात की। और ये 14 जो विद्याएं हैं और ये 14 विद्याएं साथ अभी जो किस विषयों में है उनकी भी आपने अच्छे से हमें और हमारे साथी अध्यापक मित्रों और छात्रों को जो अच्छे से मार्गदर्शन दिया है। उन छात्रों को भी पता नहीं है कि आज जो एंथ्रोपोलॉजी है वो कल्प है, जो न्याय पुराण है आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और सभी वो जानते नहीं है। आपने अच्छे से भारतीयता क्या है उसके संदर्भ में आपने बात की, और इतिहास की जो आपने बात की साथ में, और संस्कृत के इस सप्ताह के अंतर्गत आपने भारतीय ज्ञान परंपरा पुराण इतिहास विषय में आपने हमें समय दिया। इसलिए मैं भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत के सहमंत्री के संदर्भ में आपको और भारत दादा खाचर कॉलेज गरडा की ओर से आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, फिर भी हमारी विनती को आपने तुरंत स्वीकार कर लिया और हमें और हमारे छात्रों को आपने अच्छे से मार्गदर्शन दिया। इसलिए मैं हमारे कॉलेज परिवार और भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात प्रांत की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह कार्यक्रम हम अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर से मैं संतोष शुक्ला जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।